नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज पुस्तक चर्चा। और पुस्तक चर्चा में मैं जिस पुस्तक की चर्चा करूंगा वो मेरी ही लिखी हुई है। बातें सिनेमा की, अतीत के आईने में 2006। यह नॉटनल से प्रकाशित हुई है और किताब के शीर्षक से आपको पता चल रहा होगा, अंदाजा होगा कि 2006 इसमें खास वजह से रखा गया है। इस पुस्तक में 2006 में लिखे मेरे लेख संकलित हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से मैं यह सीरीज कर रहा हूँ। अगर आप नॉटनल पे जाएं जहाँ से यह किताब प्रकाशित हुई है तो वहाँ पे बातें सिनेमा की 2018 मिलेगा, बातें सिनेमा की 2019 मिलेगा। अब मैं 2006 के बाद से और जो बीच के साल थे उन सालों की हर साल की एक किताब लाऊंगा। तो ये 2006 में लिखे मेरे लेख हैं। आप सभी को याद होगा, जो लोग थोड़े पुराने हैं और जो 14 साल पहले की घटनाएं और फिल्मों को याद कर सकते हैं, कि उसी साल रंग दे बसंती रिलीज हुई थी और वह साल रीमेक और सीक्वल का साल था। उसी साल बहुत बड़ी संख्या में ऐसी फिल्में बननी शुरू हुई थी। अगर मैं उस पुस्तक में संकलित लेखों का जिक्र करूं तो मैं कुछ नाम बताना चाहूँगा आपको जो उसमें आए हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट है उसकी। तो जैसे सबसे पहला लेख है उसमें मीडिया कवरेज की मर्यादा। आप सभी को याद होगा कि उसी साल आमिर खान की शादी को लेकर के बहुत हंगामा हुआ था, अमिताभ बच्चन की बीमारी को लेकर बहुत हंगामा हुआ था और पहली बार दिखाई पड़ा था कि टीवी के लोग, टीवी के जो रिपोर्टर्स हैं वो कैसे परेशान होते हैं खबरों के लिए। और मैंने उनके फेवर में ये बात लिखी थी कि अगर फिल्म इंडस्ट्री थोड़ा तरीके से काम करे और पूर्व सूचना दे दिया करे या रोज़ एक विज्ञप्ति दे दिया करे तो ऐसी मारामारी नहीं होगी। लेकिन आप देखें कि फिल्म बिरादरी की तरफ से अभी तक ऐसी कोई परंपरा नहीं बनी है। और आज भी हमें खास करके सुशांत के मामले में हमने देखा कैसे टीवी के रिपोर्टर टूट पड़ते हैं मधुमक्खियों की तरह और उनकी बदनामी होती है। यह कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम का भी दोष है और हम अभी तक कोई ऐसी परंपरा विकसित नहीं कर पाए हैं जहां कायदे से चीज़ें मिलें रिपोर्टर को और वो सब कुछ प्रसारित कर सके। इसमें और भी हैं लेख। रंग दे बसंती के बहाने हैं। उस साल आपको याद होगा आमिर खान ने तय किया था कि वे मीडिया से नहीं मिलेंगे और वो किसी से नहीं मिले थे, कोई बातचीत नहीं की थी उन्होंने। फिर भी रंग दे बसंती किस तरीके से उसने बिजनेस किया था। इसमें मौलिकता का जिक्र है कि किस ढंग से हिंदी फिल्मों की मौलिकता खोती जा रही है। और मीना कुमारी पर एक लेख है। फिर कमज़ोर कौन है स्त्री, उस पर चर्चा है थोड़ी सी। विदेशी लोकेशन और पर्यटन को लेकर के कैसे हिंदी फिल्में आगे बढ़ रही हैं। फिर नौशाद पर, मीना कुमारी पर और कुछ पुराने लोगों पर भी कुछ एक लेख है उसमें। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं दूसरे लेखों की तो फिर आ जाइए आप। सवाल उठाया है मैंने कि क्या सीक्वल फिल्में सफल होंगी, इस ढंग की बात की है मैंने। और वो लेख बहुत ज़रूरी है पढ़ना। फिर फिल्म इंडस्ट्री में बाहर से आए निर्देशक, यह प्रसंग आज बहुत ही प्रासंगिक हो गया है, इसलिए कि अभी आउटसाइडर और इनसाइडर की बातें चल रही हैं। ये जिक्र मैंने तब किया था जब 2006 में कि कैसे बाहर से आए निर्देशक ज़्यादा विषयों का विस्तार कर रहे हैं, कंटेंट का विस्तार कर रहे हैं और कैसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। उसके बाद इसमें सफल निर्देशकों के लिए बेहतरीन समय ओमकार के बहाने, ओमकारा के बहाने आया सच। जैसा इस किताब के कवर पर ओमकारा की तस्वीर है और इसमें ओमकारा का कई बार जिक्र आया है। पहली बार मैंने वहाँ लिखा था कि ओमकारा को कैसे इंडस्ट्री के जो व्यवस्थित स्थापित लोग हैं उन्होंने उसको दुत्कारने की कोशिश की थी, उसकी निंदा करवाई थी और ये बहुत ही प्लान तरीके से हुआ था, जिसकी चर्चा आज बार बार होती है। और कैसे उस नई फिल्म को विशाल भारद्वाज की पहली फिल्म एक तरीके से मकड़ी के बाद कमर्शियल सिनेमा में उसको
बदनाम करने की कोशिश की गई थी क्योंकि उसकी भाषा स्थानीय थी, उसमें गाली गलौज का इस्तेमाल था। इसके अलावा इसमें फिर एक निबंध बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें कि विरासत में नहीं मिलती श्रेष्ठता। यहाँ फिर से मैंने वही आउटसाइडर इनसाइडर की बात की और ये बताया है कि जो इंडस्ट्री के बच्चे हैं और इंडस्ट्री के लोग हैं पहले से, जिनको इनसाइडर कहा जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वे अपने माता पिता की तरह ही श्रेष्ठ हों और वैसा ही काम कर सकें। और मैंने बताया कि ये विरासत में नहीं मिलती है श्रेष्ठता। श्रेष्ठता खुद आपको अर्जित करनी पड़ती है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। इस बात की भी चर्चा है इसमें। पुरस्कारों का क्या महत्व है, इसके ऊपर ये चर्चा है। तो इस तरीके से लगभग इसमें 50 लेख हैं और 50 लेखों में आप 2006 का समय, उस समय की फिल्में और उन फिल्मों का बाद की फिल्मों पर क्या असर पड़ा, उस समय जो चीज़ें चल रही थी, जो ट्रेंड चल रहा था, उन पर मेरी टिप्पणियां हैं। और जो लोग मुझे लगातार पढ़ते हैं, नियमित रूप से पढ़ते हुए जानते हैं कि मेरे लेखन की शैली में मैं परिप्रेक्ष्य और संदर्भ, इन दो मुद्दों को हमेशा रखता हूँ किसी भी निबंध में, किसी भी टिप्पणी में। इधर लगातार आप मेरी टिप्पणियाँ सुन रहे और पढ़ रहे होंगे, जो वर्तमान विवाद और वर्तमान घटनाओं को लेकर के हो रहा है। इंडस्ट्री के प्रति मैं पूरी हमदर्दी रखता हूं और इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत समझता हूं। पिछले 25 सालों में इन लोगों से मिलने से और लगातार इनके साथ जुड़े रहने से अंदरूनी गतिविधियां, अंदरूनी काम करने के तौर तरीके, इनकी परेशानियां, इनकी मजबूरी, इनकी दिक्कतें, सब कुछ पता चलता है। और बाहर से कैसा ऑब्जर्वेशन है, चूँकि मैं बाहरी भी हूँ, इसलिए मैं बाहर से लोग किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, उस पर भी मैं अपनी राय रखता हूँ। कई बार आप मेरी राय से असहमत हो सकते हैं और कई बार सहमत भी हो सकते हैं। मेरा ये मानना है कि किसी भी विवाद के समय तुरंत निर्णय लेने के बजाय थोड़ा ठहर के सोचें, देखें। हिंदी सिनेमा ने और भारतीय सिनेमा ने भारतीय दर्शकों का बहुत मनोरंजन भी किया है, उनका समय भी बिताया है, उन्हें प्रेरित भी किया है, उन्हें प्रोत्साहन भी दिया है, हर तरीके से हमारे जीवन का हिस्सा बना हुआ है। और ये सिनेमा ऐसे नहीं जा सकता। और अभी जिस तरीके से इसे बदनाम करने और घेरने और चंद चेहरों को लेके, चंद नामों को लेके ऐसा बताया जा रहा है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ही प्रदूषित हो गई है, व्यभिचारी हो गई है, ड्रग एडिक्ट हो गई है, ऐसा नहीं है। कुछ चंद लोग होंगे, कुछ अपराधी तत्व भी होंगे, जैसा कि पूरे समाज में अपराधी हैं वैसे यहाँ भी हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन हमें फिल्म इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है उसे नहीं भूलना चाहिए। इस इंडस्ट्री के कलाकारों ने, निर्देशकों ने, निर्माताओं ने और उन अनजाने जिन्हें हम पहचानते भी नहीं है, ऐसे तकनीकी टीम के लोग, स्पॉट बॉय, लाइट बॉय, इन सब की मेहनत से जो कारोबार हुआ है उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। फिलहाल इतना ही। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।